नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव और आज हम आपको हरियाणा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर, रेवाड़ी और धारूहेड़ा में निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। जी आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी निहारिका और राजरानी को कैप्टन हाउस का समर्थन मिला। वहीं पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने दोनों को टिकट देने का आश्वासन भी दिया है। इस समर्थन से दोनों प्रत्याशियों को उम्मीद बढ़ गई है और वहीं दोनों उम्मीदवारों ने पार्टी नेतृत्व का आभार भी जताया है। मैं हमारे प्रेस के जितने भी बंधु यहाँ पर आए हैं उनका मैं खास तौर पे आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब लोगों ने अपना समय निकाल के यहाँ पर आए। और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी का, हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, और खास तौर पे हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद जी का, जिन्होंने विश्वास हमारी 2 महिला बहनों के ऊपर जताया और एक बहुत अच्छा फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया। रेवाड़ी नगर परिषद से हमारी बहन निहारिका जी को प्रत्याशी यहाँ से बनाया और धारूहेड़ा नगर पालिका से हमारी बहन राज जी को, वाइफ ऑफ ज्ञानी जी को, दोनों को हमारा जो प्रत्याशी यहाँ से बनाया है उसके लिए मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। और दोनों हमारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो शुरू से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हमारी बहन निहारिका चौधरी जी जिनके पति परवीन चौधरी जी जिला के अध्यक्ष भी हैं, हमारे हंसराज जी जो बहुत बार पार्षद रहे, उनका परिवार सदियों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे धारूहेड़ा से अभय सिंह सरपंच जी हों जो शुरुआत से कांग्रेस पार्टी के साथ रहे और जैसे भी कठिन परिस्थिति रही है वो हमारे परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहे और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हमेशा वो जुड़े रहे। तो एक बहुत अच्छा फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है और प्रेस के साथी हमेशा ये कहते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी फैसले लेने में देरी करती है, पर आप देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा, आप कहते थे 1 कदम पीछे रहती थी, अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 कदम भारतीय जनता पार्टी से आगे है। हर भाइयों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबके माध्यम से जो मैं और बहन निहारिका जी ने बोला, भाई चिरंजीव ने बोला, उनका सबका पब्लिक को दिखाने का काम कि उन तक, पब्लिकों तक पहुँचे ये सब चीज़ें, तो इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और हमारे धारूहेड़ा में गंदगी की समस्या, रोड सीवरेज की समस्या, काफ़ी समस्याएं हैं और जैसे गंदे पानी की समस्या, जबकि दोनों स्टेट में, राजस्थान और हरियाणा में, दोनों में बीजेपी सरकार है, फिर भी वो काम, और चेयरमैन भी बीजेपी सरकार का था, तभी भी वहाँ कोई काम नहीं किए गए अब तक। तो मैं वहाँ से जीतकर, सभी का विश्वास जीतकर, इलेक्शन जीतकर ये सब काम कराने का काम, सभी भाइयों को धन्यवाद करूंगी कि आपके उससे हमें मौका मिला कि हम अपनी बात रख सके। और मेरे आदरणीय योग्य कप्तान सर, मेरे बड़े भाई चिरंजीव जी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे इस योग्य समझा कि मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट का हकदार हुई। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का भी और हमारी जनता का भी कि जिनका विश्वास हम पर है कि हम, जो ये बीजेपी की जो सरकार है जिसने इतनी धांधलीबाजी कर रखी है, भ्रष्टाचार फैला रखा है, इसको हम खत्म करेंगे और अपने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दोबारा से जन्म कराएंगे। मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ और ये कहती हूँ कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है रेवाड़ी में पिछले 5 सालों में, जो यहाँ पे सीवरेज की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या हुई है, सड़क, यहाँ तक कि जो हमारे पशु हैं
और जो ये सड़कों पे यमुनानगर के शादीपुर गांव में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जो आपको बता दें, आग इतनी तेज से फैली कि गोदाम पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। इस हादसे में लाखों का सामान नष्ट हो गया। वहीं आग लगने की वजह बीड़ी से निकली चिंगारी मानी जा रही है। फिलहाल मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ऐसा है भाई साहब, ये मिल से चीनी मिल से खरीद के यहाँ स्टोर करते थे, उनको वॉशिंग करके फिर दोबारा रिसाइकल करते थे इन कट्टों को। अब दोपहर मेरे पास सदीपुर का एक जुल्फान, उसका फोन आया मेरे पास। उन्होंने बोला कि आपके खेतों के पास आग लगी हुई है फैक्ट्री में और आप पहुंचो जल्दी से जल्दी। जब मैं आया यहाँ तो यहाँ आग इतनी भड़क चुकी थी कि आग पे काबू पाना बहुत मुश्किल था। यहाँ से फिर फायर ब्रिगेड वालों पे फोन किया, वो आए, उन्होंने सहयोग किया पूरा। ये आप देख रहे हो, आपके सामने जला पूरा, ये सब बुझाया उन्होंने। आपके सामने अभी भी गाड़ियां लगी हुई हैं। तो अंदर ऐसा देखा जा रहा है कि एक ट्रॉली ट्रैक्टर और एक कार भी। हाँ, इसमें पता चला है कि इसमें 2-3 ट्रैक्टर है जी और एक कार है जी, नई बिलीनो। तो अभी पता लग पाया कि किसकी फैक्ट्री है, ये क्या होता था यहाँ पे? सहारनपुर का था जी, ये जो कोई था जो कट्टे लेके आता था जी। बाकी हमें ये तो पता नहीं जी, उसका प्रॉपर सहारनपुर का ही है, वो कहाँ का है? सहारनपुर की है। सहारनपुर की। क्या नाम है? मुनीर है जी। अच्छा, तो अभी आपकी फसल का क्या क्या नुकसान हुआ है? फसल हमारी तो बच गई जी, बस ये समझो इसी का ही नुकसान हुआ। जब पेड़ जल गए जी हैं सब, गेहूं वो भी बच गई है, ये भी बच गई। हमने ट्रैक्टर से निकाल के, ये टीलर निकाल के ये काबू करी जी इसके। इतने में फायर ब्रिगेड वालों की गाड़ियां पहुंच गई थी। तो कब से है ये गोदाम यहाँ पे कट्टों का? इसको तो 7-8 साल हो गए। हाँ 7-8 साल हो गए जी। तो आगजनी की घटना पहली बार हुई है? हाँ, फर्स्ट टाइम हुई है। जान माल का नुकसान? बस जान माल का तो बहुत नुकसान है जी। जान पंचकूला नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। जो आपको बता दें, श्याम लाल बंसल को मेयर पद पर उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सोनीपत से राजीव जैन को भी मैदान में उतारा गया है। अब चुनावी मुकाबला और भी रोचक हो गया है। सभी दल अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। आज क्या कुछ कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी हमारे संगठन ने जो मेरे पे उम्मीद दिलाकर मुझे उम्मीदवार बनाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पंचकुला के मेयर के लिए एक कार्यकर्ता को टिकट दी है। और भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि अपने कार्यकर्ता को ही टिकट मान सम्मान देती है। और हमारे में से अगर आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो उन्होंने भी इसी तरीके से काम किया है। और हमारे माननीय मनोहर लाल जी थे, हमारे संगठन मंत्री थे, वो मुख्यमंत्री है, नायब सैनी जी थे, वो भी संगठन से जुड़े रहे। तो उन्होंने जो आज उम्मीद दिखाई है, तो उसको ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता जो है वो मिलजुल के हमारे साथ चलेंगे। और जो हमारे जिन लोगों ने यहाँ पे उम्मीदवारी के लिए नॉमिनेशन किया था, वो सभी के सभी आकर मुझे बधाई दे रहे हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल एकजुट होकर कार्यकर्ताओं के अंदर आप देख ही रहे हो किस प्रकार से उत्साह है। और उसी के उत्साह के साथ मैं यहाँ सबसे पुराना शहर के अंदर पंचकुला उस टाइम बिल्कुल डेवलपमेंट था, एक गुरुकुल था। 1970 से यहाँ से हम काम कर रहे हैं। और मैं एक एक समस्या को पंचकुला की जानता हूँ, उससे जुड़ा हुआ हूँ। और हमारे समाज के कार्यकर्ताओं से भी हर समाज में मैं जुड़ा हूँ। उसी के कारण से आज
समाज के लोग भी आ रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता लोग भी आ रहे हैं, और उसके बाद पंचकुला की जनता भी आ रही है कि उनको ऐसे लग रहा है कि हमारे बीच के आदमी को टिकट मिला है, और बीच के मिलने का वो चुनाव वो लड़ेंगे, मैं तो उनके बीच में उनका एक सदस्य बनकर रहूंगा। 1970 से लगातार आप एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में संगठन के साथ जुड़े रहे। सुख के साथ यहाँ पे 36 बिरादरियों के लिए आप माने जाते हैं और जमीन से जुड़े भी। अगर पंचकुला की बात करें तो किस तरीके से आने वाले समय में आपकी प्राथमिकता रहेगी? पंचकुला के अंदर जो पंचकुला शहर है, ये सुंदर शहर के तौर पे इसको खड़ा किया गया था, बनाया गया था। उसकी सुंदरता के लिए तो मैं जितनी सभा सोसाइटी है हर सेक्टर में है, उनका सहयोग लूंगा। हमारे जो पार्षद होंगे उनका सहयोग लेकर जो जो वहाँ काम करने होंगे पंचकुला की भलाई के लिए, पंचकुला की जनता के लिए और शहर को सुंदर बनाने के लिए, उन सब के लिए मैं साथ मिलके उनके काम करूंगा। और उनका जो भी एरिया आप देखोगे कि 1 साल के बाद आपको कितना फर्क लग रहा है पंचकुले में, आने वाले समय पता लगेगा। गुरुग्राम की एक पॉश सोसाइटी में एक लग्जरी फ्लैट में भीषण आग लग गई। जी आपको बता दें, शॉर्ट सर्किट से लगी ये आग देखते ही देखते पूरे फ्लैट को चपेट में ले लिया। परिवार ने किसी तरीके से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन फायर सेफ्टी सिस्टम काम नहीं कर पाया है। इस घटना ने सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। भिवानी के बलियाली गांव में शादी समारोह के दौरान बड़ी वारदात हो गई। जो आपको बता दें, आधा दर्जन युवक ने एक व्यक्ति पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले से 45 वर्षीय राकेश की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिनेश। क्या घटना हुई थी? हम कमरे में बैठे थे और 2-3 जने सो रहे थे, हम फोन चला रहे थे और वो आते में मारने लगे। और उन्हें पहले तो भैया को मारा, तो उनके गर्दन में मार दिया। वो विक्की नाम का था और एक अजय था और 2-4-5 लड़के और थे। फिर उन्होंने मेरे सर पे मारा, भैया को खींच के ले गए, उन्हें वहाँ मारा रोड पे ले जाके, गर्दन पे मारा। जिनको मारा है राकेश। क्या नाम था? राकेश। उम्र कितनी थी? 41 साल। कहाँ के रहने वाले? रुड़की के। तो शादी समारोह में आए थे? हाँ। तो अभी क्या मांग करते हो? हमें इंसाफ चाहिए। कितने लोग थे जिन्होंने मारा? 6-7 जने थे वो। तो उस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई है? हाँ, पुलिस को मामले की सूचना दी गई है। कोशिश वगैरह की आप लोगों की उनके साथ? हमें इंसाफ चाहिए, हम बॉडी जब भी लेके जाएं जब हमें इंसाफ मिलेगा। नहीं तो पुरानी रंजिश की आप? पुरानी रंजिश कुछ नहीं थी, हम तो जानते भी नहीं, हम तो पहली बार आए हैं सर यहाँ पे। तो मतलब शादी समारोह में एकदम से ऐसे क्या हुआ जो ये लड़ाई झगड़ा? कुछ भी नहीं, हम तो सो रहे थे, वो तो आते ही मारने लगे हैं। मेरा प्रागो। माता जी क्या घटना हुई थी, क्या क्या कहना चाहिए? क्या घटना हुई थी? मेरा बेटा सो रहा था घर पे, हमें हुई थी 5 मिनट घर से निकले हुए, इतने मेरे बेटे पर वार कर दिया इन लोगों ने। और हमने जब फोन करा, हम वापस गए, इतने मेरा बेटा खत्म हो चुका था। और कोई गलती नहीं है, मेरे बेटे को सोते हुए घर पे से खींच के बाहर खत्म कर दिया मेरे बेटे को। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटा गुजर गया, मेरा कोई नहीं है, मेरे बेटा को मुझे इंसाफ चाहिए। मुन्नी क्या कहना चाहेंगे कि क्या घटना हुई थी? जी सो रहे थे शादी में से आके, हम तो शादी में आए हुए थे, शादी में से आके सो रहा था मेरा लड़का। हमला किया था? कितने लोग थे?
जिन्होंने हमला किया था? हम तो बहू को लेकर चले गए थे, 7-8 आदमी थे, सबके हाथ में डंडा था। सबके हाथ में डंडे थे, उनके हाथ में। 4 बच्चे हैं मेरे। एक लड़की की शादी हुई है, 2 लड़के छोटे वही छोटे कमाने वाले थे, वही चले गए। अब कोई और हमें इंसाफ चाहिए। जब डेड बॉडी लेंगे, हमने डेड बॉडी नहीं लेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। हमको पकड़ो, हमें इंसाफ चाहिए। ऐसा क्या हाथ पैर तोड़ देते उसके, हाथ का हाथ वहीं मर गए उनको। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। जी आपको बता दें, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा दिया कि पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। साथ ही विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा है। अभी चुनावी जंग और तेज होती जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। रहने वाला है, कौन लोग आएंगे और किस तरह से? देखिए, पंचकुला में श्यामलाल जी को जो डिक्लेयर किया, एक बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है। मैं समझता हूँ शायद ये 1996 में चुनाव लड़ा था और कई चुनाव इन्होंने लड़े हैं, लेकिन उस समय हमारा इतना आधार नहीं था, उस टाइम विधायक नहीं बन सके। और बाद में टिकट ज्ञान जी गुप्ता जी को मिला 3-4 बार, तो वो विधायक भी रहे हमारे और विधानसभा के स्पीकर भी रहे। तो अब पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की भी इच्छा थी और जनता की भी इच्छा थी कि भाई श्यामलाल जी को टिकट मिलना चाहिए। तो पार्टी ने फैसला लिया कि श्यामलाल जी यहाँ से हमारी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। और मेरा मानना है कि श्यामलाल जी को बहुत बड़ा आशीर्वाद जनता का मिलेगा, क्योंकि लोग दिल से चाहते हैं, श्यामलाल जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और लोग भी दिल से चाहते हैं कि वो हमारे मेयर बने। और मैं समझता हूँ कि मेयर बनने के बाद वो बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें प्रचार प्रसार के लिए कोई नेता आने वाले हैं या लोकल? देखिए, अभी तो हमने नहीं, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए सभी नेता आएंगे। और विपुल गोयल जी के जिम्मे वहाँ की जिम्मेदारी है, उनके साथ सहयोगी के तौर पे मैं हूँ, तो मैं लगातार वहाँ टाइम लगाऊंगा और जहाँ जहाँ भी जो भी जरूरत होगी, जिस नेता की भी जरूरत होगी, उसी नेता को वहाँ बुलाएंगे। और हमारे सारे कार्यकर्ता और खासकर यमुनानगर के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर विशेष तौर से उसमें सहयोग करेंगे। और उसमें सरकार को सफलता नहीं मिली, क्या कारण मानते हैं? देखिए, उसके लिए तो 2/3 बहुमत चाहिए था, तो 2/3 बहुमत तो हमारे पास नहीं था। लेकिन ये मुद्दा कोई केवल बीजेपी का नहीं था। महिला आरक्षण के बारे में पहले भी बहुत लंबे टाइम से बात हो रही, तब कांग्रेस का शासन था, तब भी बात हो रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने गंभीर प्रयास कभी किया नहीं गया, उसको बार बार उसको लटकाते चले गए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से, जिस गंभीरता के साथ उन्होंने इस मुद्दे को लिया कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिलाओं को आरक्षण जो है वो कोई कृपा नहीं है उनके ऊपर, बल्कि उनका अधिकार है। और अब एक देश को अगर शक्तिशाली बनाना ना, तो उसमें सब लोगों की सहभागिता चाहिए। अगर आप 50% लोगों को कह दोगे आपकी सहभागिता कम रहेगी, 50 को कह दो ज्यादा रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि 100 का 100% ताकत लगाने की जरूरत है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी हर चीज में उनका प्रयास रहता है, चाहे फिट इंडिया की बात है, चाहे दूसरी कोई बात है। मतलब हर दृष्टि से भारत जो है ना वो ताकतवर होना चाहिए। चाहे वो 100 के 100% लोग काम भी करने चाहिए, 100 के 100% लोग फिट भी होने चाहिए, 100 के 100% लोग सुरक्षित भी होने चाहिए। यानी कि हर दृष्टि से उनका विजन है कि जब 100 के 100 लोग करेंगे काम ना जी, तब देश नंबर 1 बढ़ेगा। तो उसमें महिलाओं की सहभागिता खूब अच्छी तरीके से बढ़े। और हमारा मानना यह है कि वो घर को बहुत अच्छे तरीके से चला सकती है। तो घर में सरकार में मुझे नहीं लगता कुछ फर्क है। वो छोटी सरकार है, वो बड़ी सरकार है, क्या था जो महिला घर को इतने अच्छे तरीके से टैकल कर सकती है। यानी कि मैं तो कई महिलाओं को ऐसी को जानता हूँ जो पॉलिटिक्स भी कर रही है, पॉलिटिक्स के साथ साथ घर को बहुत अच्छे चला लेती है। हम तो ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स ही करते हैं, बाकी चीजें नहीं हम ध्यान देते। लेकिन महिलाओं में ये गुण भगवान ने दे रखा कि वो पॉलिटिक्स करते करते घर का भी पूरा ध्यान रखती है, तो निश्चित तौर से वो अच्छे परिणाम दे सकते हैं। कांग्रेस है, उनके बारे में देखिए, जैन साहब भी एक सीनियर कार्यकर्ता है बहुत, और उस समय वो चुनाव नहीं लड़ सके। उनकी धर्मपत्नी जो है उसने चुनाव भी लड़ा और वो कई बार विधायक भी रही, मंत्री भी रही, तो बहुत सफल है। और उनके सहयोग में निश्चित तौर से जैन साहब ने बहुत काम किया और एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है जैन साहब। और पिछला चुनाव भी लड़ा था उन्होंने, पिछला चुनाव भी मेयर का चुनाव उन्होंने जीता है और इस बार भी निश्चित तौर से वो बड़ी जीत हासिल करेंगे। जो हमारे यहाँ से
अम्बाड़ा से जो टिकट दिया गया है, तो अब कार्यकर्ता के तौर पे कितने सीनियर हैं तो नहीं मुझे पता, लेकिन बहुत अच्छी कैंडिडेट है और मैं मानता हूँ कि वो अच्छा रहेगा। और अभी असीम गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सभी कार्यकर्ताओं का जो आशीर्वाद था उसी के लिए था, सबका प्रयास था कि वो यहाँ से चुनाव लड़े। और निश्चित तौर से हमने पिछला चुनाव भी जो हमारी कैंडिडेट रही है अच्छे वोटों से उसने चुनाव जीता था और ये चुनाव में अच्छे वोटों से जीते। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? के चलते हैं विकास पे लड़ेंगे या स्थानीय मुद्दे? नहीं, देखिए हमने देश में विकास तो मुद्दा ही मारा है, हमारे से पहले तो मुद्दा था ही नहीं। आप अगर हमारी सरकार से पहले देखो, खासकर मोदी जी के से पहले अगर आप देखो तो देश में विकास मुद्दा था और कुछ मुद्दे थे, चाहे महंगाई था, कुछ भी था, कोई भी विषय करना उस पर मुद्दा कोई भी होता, लेकिन डेवलपमेंट का भी मुद्दा यहाँ रहा नहीं है। डेवलपमेंट को मुद्दा अगर बनाया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और आज भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा जो है निश्चित तौर से डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट करके दिखे। भिवानी में डायल 1962 एम्बुलेंस सेवा पर गंभीर आरोप लगे हैं। जो आपको बता दें, समय पर इलाज न मिलने से कई पशुओं की मौत हो गई है। गोरक्षा दल ने इस पर लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है और साथ ही सिस्टम पर अभी बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। 1962 बंद करो, बंद करो। बीमार पशुओं के लिए डायल 1962 बंद करो, बंद करो। बीमार पशुओं के लिए डायल 1962 बंद करो, बंद करो। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, आज से कुछ महीने पहले या कुछ साल लगा लेते हैं, एक सरकार ने 1962 नाम की एक डायल 1962 नाम की एक सेवा शुरू की थी बीमार जीव जंतुओं के लिए। तो बीमार जीव जंतु की भलाई के लिए जो सुविधा शुरू की थी, ये आजकल एक सफ़ेद हाथी बन चुकी है। इस 1962 सेवा का हम विरोध करते हैं। अभी कल की घटना है कि 1962 सेवा सुबह 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक शुरू होती है, जिसके अंदर एक एम्बुलेंस है, उसके अंदर एक VS है, एक VLD है और एक ड्राइवर है। कोई भी घायल जीव जंतु आपको कहीं भी दिखाई देता है, चाहे घर पे है, चाहे रोड पे है, चाहे बेसहारा है, आप उसको सुविधा ले सकते हैं। लेकिन इस सुविधा का कोई फायदा नहीं है। कारण क्या है, इसके सुविधा में, इस एम्बुलेंस में ना तो कोई दवाई है और ना ही इनके पास कोई बीमार जीव जंतुओं को काबू करने के लिए कोई प्रशिक्षित स्टाफ है। अब मान लो कोई 60 साल की उम्र का व्यक्ति है और कोई महिला है और रोड पे जा रही है और कोई गाय एक्सीडेंट हो जाती है, तो वो प्रशासन को सूचना देती है। प्रशासन कहती है 1962 को फोन करके बुला लो। तो 1962 हिसार से संचालित होती है। अब मान लो 70 साल की उम्र है और उसने कोई घायल बीमार गाय देख के और फोन कर दिया, तो ये कहते हैं जी पकड़ना आपको पड़ेगा। अब बताइए 70 साल का बुजुर्ग उसको कैसे पकड़ेगा, उस सांड को, या उस कुत्ते घायल कुत्ते को कैसे पकड़ेगा। लेकिन ये कहते हैं आपको पकड़ना पड़ेगा, अगर आप पकड़ने के लिए यहाँ बढ़ते तो आए, नहीं तो नहीं, मना कर देते हैं। अभी हमने कल 12 बजे इनके पास कॉल नोट कराई। हमारे पास 7 केस थे जो एक्सीडेंट बीमार शहर के उठाए हुए थे। इन्होंने शाम के 6 बजे तक ये नहीं आए। 6 बजे तक हमने फ़ोन किया, भैया हमने नोट करा रखा है, केस ID बना रखी है हमारी, आप आ जाओ। ये बोले जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। फिर मैंने डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र सहरावत, बहुत बढ़िया अफसर है यहाँ के, उनको फ़ोन किया कि जी आप एक बार आदेश दें। उन्होंने आदेश दे दिया। डॉक्टर अनिल है इस एम्बुलेंस पे तैनात, नहीं आया। मैंने भी खुद भी पर्सनली फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ये मर जाएंगे, आप आ जाओ। बोला जी 8 बजे से पहले मैं आपका इलाज करके जाऊँगा इनका। और बार बार कहने के बावजूद भी नहीं आया, जिसकी वजह से मेरे ये 2 कुत्ते और एक बछड़ा गोलोक चला गया है। और उसके विरोध में हम 1962 का विरोध करते हैं। डॉक्टर अनिल और इनके पूरे स्टाफ को सस्पेंड करने की मांग करते हैं। और ये 1962 एक सफ़ेद हाथी है, ये खाम में सरकार के ऊपर बोझ है, इसको बंद कर देना चाहिए। एक तरफ तो सरकार चेक दे रही है गौशालाओं में, और एक दूसरी तरफ ये बेजुबान ऐसे मर रहे हैं इन 1962 की वजह से, जिसका कोई फायदा नहीं है। ये पूरे हरियाणा के अंदर जो सेवा है, आप कहीं भी बात कर लो, कहीं भी कोई दवाई नहीं है, कोई प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है। अक्सर इस तरह की घटनाएं लंबे समय से नजर आ रही हैं, बावजूद इसके प्रशासन और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह का आगामी रूपरेखा रहने वाली है? देखिए, ये सरासर घोर लापरवाही है और ये प्रशासन की और इनके अधिकारियों की और इन डॉक्टरों की लापरवाही है। ये अपना तनख्वाह लेते हैं, तनख्वाह लेने के बाद उसका 10% भी काम नहीं कर रहे हैं
और सरकार को चाहिए कि ये एम्बुलेंस सेवा की या तो व्यवस्था सुधारी जाए, इसके अंदर दवाई उपलब्ध की जाए और इनके अंदर 2 अटेंडेंट कम से कम ही हो जो घायल कुत्ते बिल्ली और घायल जानवर को पकड़ने का मादा रखते हो, तो है इस एम्बुलेंस सेवा का फायदा। और 12 से 8 तक मैं तो कहता हूँ घर पे आप किस लिए करते हो, घर पे तो मैं अगर मान लो मेरे घर पे गाय बीमार है, मेरी भैंस बीमार है तो मैं खुद बुला भी सकता हूँ, लेकिन बेसहारा के लिए होनी चाहिए सिर्फ, और बेसहारा के लिए भी दवाई और प्रशिक्षित स्टाफ इस एम्बुलेंस के अंदर होना चाहिए, जो कि नहीं है अभी। अगर इसकी सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देती है, हम पूरा हरियाणा में इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। 1962 का पूरे हरियाणा में कहीं कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई इसका कोई औचित्य बनता है, ये सरासर सफेद आती है, इसको बंद कर देना चाहिए। कुरुक्षेत्र में प्राइवेट बस एसोसिएशन ने सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। जो आपको बता दें, छात्रों के बस पास को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। फिलहाल एसोसिएशन का कहना है कि जब तक लिखित शर्तें नहीं मान ली जाती वो पास लागू नहीं करेंगे। इस फैसले से प्रशासन और एसोसिएशन के बीच टकराव देखने को मिल रहा है और बढ़ गया है। मामला अब चर्चे का विषय बन गया है। देखिए कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। प्रधान प्राइवेट एसोसिएशन कुरुक्षेत्र जी। तो हाँ जी, हरियाणा सरकार द्वारा एक लेटर जारी किया गया प्राइवेट बसों को लेकर, जी जी, सभी पास मान्य हो तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बात ये मान चलो जी हमारे पास है, हम अपने बनावा रोडवेज थोड़ी चला देंगे हमारे पास, ठीक है ना जी। ये पे रोडवेज हमारे पता कैसे थोप रही है, वे हमारे पास अलाउड करो, जबकि इसको रोडवेज को जितनी भी कैटेगरी है सबका भुगतान मिल रहा, हमारे को मिलना चाहिए उसमें से, ये बात है जी। तो क्या मांग करते हैं सरकार? जब तक सरकार भुगतान की प्रतिपूर्ति उसमें लिखित में नहीं देगी, जब तक हमारी स्टेट यूनियन का ही फैसला। वो सरकार द्वारा अगर प्राइवेट नहीं मानते तो कार्रवाई की जाएगी? नहीं कार्रवाई क्यों की जाएगी, हम कह रहे हैं उसमें जो लाइन लिखी है नहीं, उसमें हमारे को भी पास बनाने का क्या है, जितनी भी फ्री कैटेगरी है उसमें सभी के पास बनाने का हमारे को भी अधिकार है। तो क्या क्या कुछ ये बात ये बताओ, हमारे पास है और हम अपने पास बनाए, रोडवेज उनको चला देगी। ये भी है जो ये सिटी बस चल रही है, इसमें भी पास अलाउड होना चाहिए, इसमें कोई स्टाफ मान्य नहीं है, होना इनमें भी चाहिए, जबकि रोडवेज ने ये ठेके पे ली हुई है और किलोमीटर के हिसाब से पैसे देती है, तो इनमें भी पास अलाउड होने चाहिए। तो क्या अब यहाँ पर पास मैंने चला बस चल रही है? बस अच्छा हाँ चल रही है, अभी तो टिकट काट रहे हैं हम, पास अभी पास नहीं मान्य, अभी आप चला नहीं रहे? नहीं चला रहे। कब तक नहीं चलाएंगे, क्या कुछ रहेगा? जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती, जब तक हमारे स्टेट का प्रधान का फैसला आएगा बस उस हिसाब से करेंगे। तो कहना आपका ये है कि जब तक स्टेट का प्रधान का फैसला नहीं है तब तक? हाँ 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 हाँ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसे ही और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।